हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BHIC, जो आपका कोर्स है, हिस्ट्री का जो कोर्स है BHIC 131, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, PYQs या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या फिर लास्ट मिनट सजेशंस में हम बोल सकते हैं, उसको कवर अप कर रहे हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही पास है। तो हम लोग जो कवर अप करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए, कीवर्ड्स आपको बड़े ध्यान से दिमाग में रखना पड़ता है। कीवर्ड्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हो। जैसे यहाँ पे बताया गया, देखिए मैं बता दूं कीवर्ड्स कैसे ध्यान में रखना है। डिस्कस द टूल सबसिस्टेंट पैटर्न्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेसोलिथिक कल्चर। तो मेसोलिथिक कल्चर्स के बारे में आपको पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखते हुए ऐसे चीज को आपको आंसर लिखना है। तो हम लोग लास्ट मिनट सजेशन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस मेथड्स यूज्ड टू एनालाइज आर्कियोलॉजिकल डेटा। तो आर्कियोलॉजिकल डेटा, ये वर्ड कहाँ कहीं आपको मिल जाए तो मान के चलिए कि इसके ऊपर में लिखने के लिए बोला गया है। या फिर तमिलहम रीजन, इसके बारे में कुछ पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। कहीं पे देखिए कि क्वेश्चंस में लैंग्वेज चेंज कर देंगे, पर क्वेश्चन का तरीका या फिर क्वेश्चन आंसर सेम ही होता है तकरीबन, बस लैंग्वेज में चेंजेस हो जाती है। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इसमें हमें बहुत ज्यादा डबल एनर्जी हमें मिलती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो टीचिंग्स ऑफ, मैंने एक ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो इसके साथ में रिलेटेड आप मेरे प्लेलिस्ट जो है उसमें जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें वीडियोस दिए गए हैं, अपलोडेड हैं चैप्टर वाइज। तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की जगह पे टीचिंग्स ऑफ महावीर भी आ सकता है, जैनिज्म भी आ सकता है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखे, वो देख लीजिएगा जाके। ठीक है, चलते। थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते, तो थोड़ा सा माइंड में चीजें रखना है। रोड मेमोराइजेशन नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, चीजों को समझेंगे गहराई से, तो आराम से चीजें हमारे दिमाग में बैठे रहेंगी और आसानी से हम आंसर कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, देखिए कि ये 4 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट में सजेशन हैं, कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। हम लोग ज्यादातर इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, ये अपना हिंदी का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, जहां पे जरूरत होगा वहीं पे करेंगे, क्योंकि वर्ड स्टॉक्स होना जरूरी है आंसर लिखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बिना लेट के आए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्कस द टूल्स सबसिस्टेंस पैटर्न एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेसोलिथिक कल्चर। मेसोलिथिक कल्चर की जगह पे आपको दूसरा क्वेश्चन और नियोलिथिक भी दे सकता है, तो नियोलिथिक के बारे में भी आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो आसानी होगी, तो एक मेसोलिथिक और नियोलिथिक दोनों हो जाएगा। Paleolithic भी है। The Mesolithic age represents the transitional phase between the Paleolithic and Neolithic periods. In Indian subcontinent, it broadly dates from about 10,000 BCE to 4,000 BCE. Though the chronology varies from region to region, तो chronology varies करती है region to region में। देखिए मेन चीज क्या है, बहुत easy लैंग्वेज में मैंने आपके लिए आंसर रेडी किया है, तो आशा है होप कि there is no need to just translate it into Hindi. Okay, translation is not needed, you just follow it properly and you will be easily able to answer everything. Archaeological evidences from sites such as Bagor in Rajasthan, Langanj in Gujarat, Sarai Nahar Rai and Mahadaha in Uttar Pradesh and Bhimbetka in Madhya Pradesh provides valuable information about Mesolithic life. तो ये जगह से हमें Mesolithic life के बारे में important information हमें मिलती है। ठीक है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मेसोलिथिक कल्चर वाज द यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, माइक्रोलिथ्स का यूज। माइक्रोलिथ मतलब क्या होता है, स्टोन टूल्स इसको बोलते हैं, जो स्मॉल होता है। दिस टूल्स वर यूजुअली मेड फ्रॉम फाइन ग्रेन्ड स्टोन सच एज चर, chalcedony, jasper and agate. Microliths were carefully shaped into blades, points, scrapers, ब्यूरिन्स, ट्राइंगल्स, ट्रैपेजेस एंड ल्यूनिट्स। तो इस मतलब ये अलग अलग शेप्स हैं। ठीक है, फाइन ग्रेन स्टोन से बने होते थे, ब्लेड की तरह अलग अलग शेप्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं शेप्स कैसे कैसे दिखते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। सिंस दिस टूल्स वर वेरी स्मॉल, दे वर ऑफन अटैच्ड टू वुडन और bone handles to create composite implements such as arrows, spears and cutting tools। क्योंकि ये टूल्स बहुत स्मॉल हैं, तो इसको वुडन मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोलिथ्स होते हैं और बहुत ही शार्प पॉइंटेड होते हैं, तो इसको हम लोग किसी चीज के साथ अटैच करते थे और इसका यूज हम करते थे। जैसे मान के चलो ये एरो बना दिया, तो इसमें सामने में लगा दिया एक स्टोन छोटा सा, तो ये एरो बन गया। ऐसे डंडे बने हुए तो ऐसे बने, तो एक्स टाइप का बन गया।
ठीक है, AXE एक्स, ठीक है, वो बॉडी स्प्रे वाला एक्स नहीं, ठीक है, काटने वाला एक्स। चलिए, तो इसको ऐसे यूज कर सकते थे, या फिर माइक्रोलिथ्स को यूज हम ऐसे करते हैं। द यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स made hunting more efficient and reflected significant technological advancement compared to earlier periods। तो माइक्रोलिथ्स का यूज हंटिंग को और ज्यादा अच्छा बेहतर बनाता था, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, इससे पता चलता था कि हाँ देखो डेवलपमेंट हुई है। बोन टूल्स, बोन से बने हुए टूल, फिश हुक्स एंड अदर इंप्लीमेंट्स वेर आल्सो यूज्ड इन सम रीजन्स। कुछ कुछ रीजन्स में बोन टूल्स, फिश हुक्स का भी इस्तेमाल हुआ था। द सबसिस्टेंस pattern of Mesolithic communities was primarily based on hunting, fishing and gathering। जो पैटर्न होता था, subsistence pattern of Mesolithic community, जो बेस्ड ज्यादातर इनका जो इकोनॉमिक सोर्स बेस्ड होता था वे हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग में। People hunted a variety of wild animals including deer, antelope, wild cattle and boar। River, lakes and ponds provided fish and other aquatic resources। Gathering of fruits, roots, nuts, seeds and honey continued to be an important source of food. Compared to the Paleolithic period, Mesolithic people adopted a more diversified subsistence strategy, making better use of the resources available in different ecological zones. Evidence from certain sites suggests the beginning of animal domestication, especially dogs and possibly sheep and goats। ठीक है, तो ये क्या क्या गैदर करते थे। रिवर्स कौन कौन सी एक्वाटिक रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स जो है वो फिश और फिर और ज्यादा एक्वाटिक रिसोर्स प्रोवाइड करती थी। अलग अलग एंटीलोप, डियर, इनको हंट किया जाता था। फूड्स, रूट्स, नट, सीड्स को मतलब सीड भी गैदर किए जाते थे। ठीक है, तो एक डाइवर्सिफाइड एक सबसिस्टेंट स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, जिंदा रहने के लिए जो एक रास्ता होता है। ठीक है, और अलग अलग एविडेंस भी मिले थे जिसके कारण, जिससे पता चलता है कि डोमेस्टिकेशन भी हुई थी इसमें। ठीक है, डोमेस्टिकेशन भी अलग अलग चीजें मिलती है जहां से पता चलता है डोमेस्टिकेशन भी उस समय पे हुई थी। दिस इंडिकेट्स अ ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स फूड प्रोडक्शन which became fully developed during the Neolithic period। Mesolithic society was generally organized into small groups or bands consisting of related families। Settlements were often located near water sources and rich hunting grounds। Many settlements appear to have been seasonal, although some show evidence of longer occupation। Archaeological remains indicate that people lived in temporary huts made of branches, grass and other locally available materials। Such social relations were largely based on cooperation, particularly in hunting and food collection activities। तो देखियो कहाँ पे लोग रहते थे, हट्स में रहते थे। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हमें ये बताते हैं लोग एक जगह पे ज्यादा लंबा टाइम तक नहीं रहते थे, जहां पे ज्यादा रिसोर्स मटेरियल अच्छा होता था वहां पे वो रहते थे, हंटिंग वगैरह करते थे। देखिए मेन चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग है ना, जैसे जैसे पहले के लोग जो होते हैं कैरावन यूज करते थे। कैरावन मतलब मूविंग हाउसेस, तो वो लोग ऐसा कुछ ऐसा नहीं करते थे, ये हट्स यूज करते थे। ठीक है, अब ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे, मतलब मरने के बाद की जो चीजें होती है। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट एविडेंस रिगार्डिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव्स। ह्यूमन ब्यूरियल्स डिस्कवर्ड एट, कहां पे डिस्कवर्ड हुआ था ह्यूमन ब्यूरियल्स? सराय नहर राई एंड महादहा revealed that the dead were buried with care and sometimes accompanied by tools, ornaments and other objects। और कुछ कुछ उनको ब्यूरी किया जाता था, उसके साथ में टूल्स, ornaments और other objects दिया जाता था। This practice suggests the existence of ritual beliefs and concern for life after death। तो वो कहते थे कि वो चीजें रख देंगे तो लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद भी इनकी जो नेक्स्ट जो जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, तो उसमें ये यूज करेंगे। रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम भीमबेटका डिपिक्ट हंटिंग सीन्स, डांसिंग, सोशल गैदरिंग्स एंड एवरीडे एक्टिविटीज। भीमबेटका में आपको जो रॉक पेंटिंग्स है भीमबेटका में वहां पे देखने को आपको मिलेगा। दिस पेंटिंग्स प्रोवाइड insights into social and cultural life of Mesolithic communities and indicate a growing sense of community आइडेंटिटी एंड कॉपरेशन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए कि क्वेश्चन, देखिए पीडीएफ, बहुत लोग पीडीएफ बोल रहे हैं। देखिए पीडीएफ से क्या होता है कि आप पीडीएफ को पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर आपको याद करना पड़ेगा, फिर पीडीएफ निकालना पड़ेगा। और मोबाइल में क्या पीडीएफ कंटिन्यूअस देखने से भी क्या होता है कि याद नहीं रहता है, बहुत चीजें दोबारा देखने का मन करता है कि और एक बार देख लेता हूं। तो आप अगर बिना पीडीएफ देखे कि थोड़ा सा मेरे साथ में पढ़ लेंगे
10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी हो थोड़ा सा मेरे साथ दे देंगे, ध्यान से बैठ के देख लेंगे, मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ समझ के दिमाग में रख लेंगे, तो क्या होगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में चीजें रह जाएंगी और अच्छे से आप एग्जाम में जाके आंख बंद करते ही चीजें आपके सामने आ जाएंगी और बढ़िया से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, कम से कम एग्जाम के लिए थोड़ा सा तो लगता ही है मेहनत, है ना, इतना सा तो बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस मेथड्स यूज्ड टू एनालाइज द आर्कियोलॉजिकल डेटा। तो आर्कियोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज हुए हैं देखेंगे। आर्कियोलॉजिकल डेटा एनालिसिस इज एसेंशियल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डेटा एनालिसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए या फिर जानने के लिए। आर्कियोलॉजी स्टडी आर्टिफैक्ट्स, structures, environmental remains and other material evidence to understand human activities in the past. Since archaeological evidence is often fragmentary, different methods are used together to interpret the available data accurately. तो ये क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डेटा कभी कभार मतलब सटीक नहीं बताती हैं या फिर कभी कभार थोड़ा सा मतलब क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें, इसी वजह से हम लोग और भी मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, एक साथ यूज करेंगे जिससे हमने डेटा एक्यूरेटली को डेटा को अच्छे से एक्यूरेटली हमें समझने में मदद हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज टाइपोलॉजिकल एनालिसिस, और एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है टाइपोलॉजिकल एनालिसिस। इन दिस मेथड आर्टिफैक्ट्स सच एज पॉटरी, स्टोन टूल्स एंड बीड्स and ornaments are classified according to their shape, size, design, material and manufacturing technique. ठीक है, टाइपोलॉजी एनालिसिस इस मेथड में क्या है, आर्टिफैक्ट्स जो हैं जैसे पॉटरी है, स्टोन टूल्स है, बीड्स है, ऑर्नामेंट्स है, इसको क्लासिफाई किया जाता है जिसके साइज, शेप, डिजाइन, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के हिसाब से। बाय कंपेयरिंग सिमिलर आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट साइट्स, archaeologists can identify cultural tradition and establish chronological sequences. कंपेयर करके पता चलता है कि ये कहां से बिलोंग करते होंगे, क्या है इसकी आइडेंटिटी। टाइपोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड कल्चरल इंटरैक्शंस, बट इट कैन नॉट by itself explain the social or economic context in which artifacts were used. Another important method is stratigraphic analysis. Stratigraphic analysis क्या है देखेंगे। Archaeological sites often consist of multiple layers of occupation that accumulated over long periods. According to the principle of superposition, lower layers are generally older than upper layers. जो lower layer होते हैं उसको upper layer से old माना जाता है। By studying the sequence of layers and objects found within them, archaeologists can establish the relative chronology of a site. तो आर्कियोलॉजी इससे पता लगाते हैं कि कौन सी लेयर पहले थी वो पुराना होगा, उसके बाद में जो लेयर है वो नहीं होगी। इसको हम लोग बोलते हैं stratigraphic analysis. However, natural disturbances such as flood, erosion or human activities can sometimes alter the original stratification, making interpretation difficult. तो कुछ कभी कभार क्या होता है, कभी कभार जैसे फ्लड आ गया तो बहकर चले गया, वो नीचे आ गया, दूसरे वाली लेयर ऊपर आ गई, तो ऐसा हेर फेर की वजह से चेंजेस हो सकते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि इट कैन बी फ्रैगमेंटेड। ठीक है, डेटिंग मेथड्स। अब तीसरा होता है डेटिंग मेथड्स आर क्रूशियल, जिसको हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहेंगे। तो 3-4 ऐसे हैं, देखिए वो देखेंगे। तो पहले हम लोगों ने 2 टेक्निक और देख लिया। पहले हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रैटिग्राफिक एनालिसिस, हाइपटिपोलॉजी एनालिसिस। तो ये देखेंगे कि देखिए, इसीलिए मैंने चीजों को हाईलाइट किया कि आपको एक ही वर्ड से पूरा पैराग्राफ का दिमाग में बैठ जाए और पूरा पैराग्राफ का इमेज दिमाग में आपके आ जाए। ठीक है, तो टिपोलॉजी, टाइपोलॉजिकल भी बोलते हैं, टिपोलॉजिकल नहीं बोलेंगे, टाइपोलॉजिकल ही बोलेंगे, स्ट्रैटिग्राफिक भी बोलेंगे, एनालिसिस। अब पढ़ेंगे हम लोग ड्यूरिंग मेथड्स, सॉरी ड्यूरिंग नहीं, डेटिंग मेथड्स आर क्रूशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। बहुत क्रूशियल है डेटिंग मेथड्स। रिलेटिव डेटिंग मेथड हेल्प डिटरमाइन वेदर वन ऑब्जेक्ट और लेयर इज ओल्डर और यंगर देन अनदर। एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड प्रोवाइड अप्रोक्सीमेट कैलेंडर डेट्स. Radiocarbon dating is particularly important for prehistoric studies because it measures the decay of carbon-14 in organic materials. तो organic material में जो कार्बन 14 का डिकेइंग हो रहा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से पता लगाते हैं, जिसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है इस टेक्निक को। Thermoluminescence dating is used for pottery and burnt objects, while dendrochronology relies on tree ring analysis. Although these scientific methods provide valuable information, they are not always free from limitations and
मार्जिन्स ऑफ एरर, इनमें भी एरर हो सकता है। एनवायरमेंटल आर्कोलॉजी has become increasingly important in recent decades। अभी जो है environmental archaeology को भी importance दिया जा रहा है। Archaeologists analyze plant remains, pollen grains, seeds, animal bones and soil samples to reconstruct past environments and subsistence patterns। Such studies help explain how ancient communities adapted to ecological conditions and utilized natural resources। Environmental evidences also provide information about climate change and its impact on human societies। तो वो पुराने environment को पढ़ के bones के थ्रू, मतलब bones के थ्रू, pollen grains के थ्रू, seeds के थ्रू पता लगाते थे और ecological conditions के बारे में पता लगाकर, climate change के बारे में पता लगाकर, impact पता लगाकर, ये सभी चीजें होता है। Ethnoarchaeology is another useful method। It involves studying contemporary traditional communities to understand how material remains are produced and used। Observation of present day practices can help archaeologists interpret ancient artifacts and settlement patterns। However, modern societies cannot always be assumed to reflect conditions that existed in distant past and therefore conclusion must be drawn carefully। तो एक ऐसा मेथड है एथनोआर्कोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, ठीक है, कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज को स्टडी करके और इस एंड टू अंडरस्टैंड हाउ मटेरियल रिमेन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड। तो कैसे मटेरियल रिमेन को प्रोड्यूस किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था, यूज किया जाता है, इसके बेसिस पे करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रेजेंट डे प्रैक्टिसेस कैन हेल्प आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रेट एंशिएंट फैक्ट्स एंड सेटलमेंट पैटर्न्स। तो नए चीजों का ऑब्जर्वेशन करके, अब नए चीजों का प्रैक्टिस का ऑब्जर्वेशन करके इस चीजों को पता लगाया जाता था। मॉडर्न आर्कियोलॉजी also employs scientific and quantitative methods such as chemical analysis, geographic information system GIS, satellite imagery and statistical techniques। These methods enable archaeologists to examine settlement patterns, trade networks and technological process in greater deal। Since each method has strength as well as limitations, archaeologists generally combine multiple approaches to obtain a more balanced and reliable understanding of the past। क्योंकि देखिए हर एक मेथड को अगर एक मेथड के हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट चलेंगे तो दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो लोग सब मेथड को एक साथ कंबाइन करके, जैसे कि मैंने कहा था, एक साथ कंबाइन करके चीजों का मतलब चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो है आर्कियोलॉजी डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके पुराने चीजों को समझने की दे ट्राई टू अंडरस्टैंड और दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ और द थिंग्स विच वेयर इन द पास्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एनालाइज द अर्ली स्टेट फॉर्मेशन इन द अर्ली तमिलहम रीजन के बारे में देखेंगे। यहां से शॉर्ट नोट आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ध्यान से पढ़िएगा। द emergence of the early states in Tamilnadu was a gradual historical process shaped by economic growth, agricultural expansion, trade and social differentiation and political consolidation। Information about this process is obtained from Sangam literature, inscription, archaeological excavations and foreign accounts। The region known as Tamilnadu broadly covered present-day Tamil Nadu and parts of Kerala during the early historic period। इस चीज के बारे में जानेंगे। एक ग्रेजुअल हिस्टोरिकल पेज जिसके मतलब जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ट्रेड, सोशल डिफरेंशिएशन, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन उस समय पे ही बनी थी। इंफॉर्मेशन है इसके बारे में संगम लिटरेचर में देखने को मिलेगा, इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलेगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक्सकैवेशंस है, फॉरेन अकाउंट्स भी है। तो ये रीजन जो तमिलनाडु है इसमें ज्यादातर मेनली कौन कौन से एरिया कवर होते हैं? प्रेजेंट डे का तमिलनाडु, केरला, ठीक है, जो कि अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में तमिलनाडु के नाम से जाना जाता था। एग्रीकल्चरल प्लेड, अब देखेंगे थोड़ा हर एक चीज के बारे में। एग्रीकल्चरल प्लेड a fundamental role in the development of political authority। The fertile river valleys and plains supported extensive cultivation, particularly of rice। Improved agricultural production generated surplus resources, which enabled rulers and chiefs to maintain followers, warriors, and administrative functions। Control over productive land became an important source of political power। बहुत ही इजी आसान तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की और बहुत ही इजी तरीके से आंसर लिख के आपके लिए मैंने रेडी किया है। बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1-2 दिन लग जाता है एक आंसर रेडी करने में। तो बहुत दिन से काम कर रहा था मैं इसके ऊपर में कि आपके एग्जाम्स आने के उससे पहले आने से पहले ही मैं कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला पाऊं आपके सामने। तो देखिए कि इजी लैंग्वेज होगा तो समझने में आसानी होगी और आपके
एग्जाम में लिखने में भी इजी तरीके से आप लिख सकते हैं, चीजें भी दिमाग में बैठ जाती है अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए बायलिंगुअल की जरूरत नहीं है, जहां पे जरूरत होगी मैं ऑफ कोर्स करूंगा आपके लिए, क्योंकि आंसर आपको इंग्लिश में लिखना है। ट्रेड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेट फॉर्मेशन। Tamilam developed extensive inland and overseas trade networks. Important ports such as Arikamedu, Kaviripatnam, and Mujris facilitate commercial exchanges with Mediterranean world, Southeast Asia, and other parts of India. The discovery of Roman coins, amphorae, and imported goods demonstrate the scale of foreign trade. The wealth generated through commerce strengthened local rulers and helped create more complex political structures. तो वेल्थ होगा तो इसकी वजह से हम चीजें एक बीच आसानी से, और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा, मंत्री रख सकते हैं, मतलब जो देखभाल के लिए लोग रख सकते हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ये चीजें पैसे के साथ ही संभव है। The growth of trade and agriculture led to increasing social differentiation. जब जैसे जैसे ग्रोथ होता रहा एग्रीकल्चर और ट्रेड में बढ़ोतरी आती है, तो उसके हिसाब से सोशल डिफरेंशिएशन भी बढ़ती गई। संगम लिटरेचर रेफर्स टू वेरियस ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स बढ़ गए ऑक्यूपेशनल के हिसाब से, जैसे इंक्लूडिंग फार्मर्स, मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन, वॉरियर, पोएट्स एंड पेस्टोरलिस्ट। वेल्थ एंड स्टेटस बिकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सर्टेन ग्रुप्स gained greater influence over economic and political affairs. Chiefs often rewarded poets and warriors with gifts and land. चीफ जो थे पोइट्स को गिफ्ट करते थे, वॉरियर्स को गिफ्ट करते थे, लैंड देते थे उनको। देयर बाय स्ट्रेंथनिंग नेटवर्क्स ऑफ लॉयल्टी एंड सपोर्ट। इसके कारण से क्या होता है, लोग लॉयल ज्यादा बने रहते हैं, सपोर्ट करते हैं कि यार मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं भी उसके हिसाब से काम करूं, ठीक है। पॉलिटिकल अथॉरिटी ग्रेजुअली बिकेम कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज। पॉलिटिकल अथॉरिटी धीरे धीरे, मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है, मतलब जो पॉलिटिक्स है, मतलब कंट्रोल सिस्टम, वो जो है धीरे धीरे पावरफुल हाथों में, डायनेस्टीज के पास में चला गया, ठीक है। पावरफुल जो डायनेस्टीज थी जैसे चेरा, चोला, पांड्यास, दिस रूलिंग ग्रुप्स कंट्रोल टेरिटरीज, कलेक्टेड ट्रिब्यूट, मेंटेन मिलिट्री फोर्सेस एंड एंगेज्ड इन वॉरफेयर टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस। संगम टेक्स्ट frequently describe conflict among chiefs and kings, reflecting competition for resources and prestige. Military success played a major role in enhancing political authority. Despite these developments, historians debate whether the political formations of early Tamilam can be regarded as fully developed states. While rulers exercised considerable authority, administrative institutions were relatively limited compared to later kingdoms. ठीक है। Political power often dependent on personal leadership, kinship ties and support of the local chiefs. तो political power depend करेगा कि आपकी personal leadership कैसी है, किसी को भगाते रहोगे, मारते रहोगे तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, है ना। तो डिपेंड करता है kinship ties, आप मतलब किंग्स में कैसा टाई है, मतलब कैसे रिलेशंस हैं, और सपोर्ट ऑफ द लोकल चिफ्स का कैसा सपोर्ट रहेगा, उस हिसाब से आपकी डिपेंड करता है कि आपकी डायनेस्टी कितनी चलने वाली है, कितनी नहीं। द एब्सेंस ऑफ extensive bureaucratic structure has led some scholars to describe this formation as chiefdoms rather than mature states. तो इसमें ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं थे, ज्यादातर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि मिनिस्ट्रीज ठीक से फॉलो नहीं होती थी। मिनिस्ट्री लेवल मतलब जैसे हमारे पास में अभी जो मिनिस्ट्री लेवल मिनिस्ट्रीज हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग अफेयर्स के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। तो उस समय पे ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता था, ठीक है। IAS IPS अभी जैसे हैं ये अलग अलग चीजें, तो इसके हिसाब से लोग इसको मैच्योर स्टेट्स नहीं मानते थे स्कॉलर्स इसको, तो इसको माना जाता था चीफडोम्स की, चीफ्स कंट्रोल करते हैं इस चीज को। तो ये चीजें थी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन तमिलनाडु देयरफॉर डिड नॉट फॉलो अ सिंगल पैटर्न। एग्रीकल्चरल सरप्लस, एक्सपेंडिंग ट्रेड नेटवर्क, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मिलिट्री पावर collectively contributed to the emergence of political institutions. तो सिंगल पैटर्न से फॉलो नहीं होता था स्टेट फॉर्मेशन, मतलब तमिलनाडु का जो स्टेट फॉर्मेशन था मतलब एक तरीके को फॉलो नहीं कर रहा था, अलग अलग चीजें होती थी। इसमें एग्रीकल्चर सरप्लस है, ट्रेड नेटवर्क्स है, स्ट्रेटिफिकेशन, मिलिट्री पावर, सब लोग मिला के एक कंट्रीब्यूट करता था कि एक अच्छा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ हो। Archaeological and literary evidences indicates that early Tamil society was undergoing significant transformation, laying the foundation of the powerful South Indian kingdoms and that emerged in later centuries. तो कहा यह जाता है कि आर्कियोलॉजी लिटरेरी एविडेंसेस है कि अर्ली तमिल सोसाइटी जो है उसमें पे एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी,
जिसके कारण से बहुत ही ज्यादा पावरफुल साउथ इंडियन किंगडम्स का भी जन्म हुआ बाद में चल के, जैसे चोला चेरा पांड्यास, ये सब आपको देखने को भी मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, लास्ट है पर खत्म नहीं है, और भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, मैंने पहले भी कहा कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा जैनिज्म्स के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, भक्ति मूवमेंट है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, तो उनके साथ रिलेटेड सारे जितने भी यूनिट्स हैं वो कवर्ड है मेरे प्लेलिस्ट में, वहां पे जाके वीडियोस देख लीजिएगा तो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लग रहा था मुझे आने वाले हों या फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन से, मैंने उसको कवर अप करने की कोशिश की है। बुद्धा के बारे में सब लोग आप जानते ही हैं। गौतम बुद्धा इमर्ज इन द 6th century BCE ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस चेंज इन नॉर्दर्न इंडिया। तो उस समय पे उनका जन्म हुआ था जिस समय पे एक सिग्निफिकेंट सोशल इकोनॉमिक चेंज हो रहे थे नॉर्दर्न इंडिया में, कि सोसाइटी में चेंजेस हो रही थी, इकोनॉमी में चेंज हो रही थी, रिलीजियस में, मतलब कहने की बात है कि डेवलपमेंट हो रहा था सोसाइटी, उस समय पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि ध्यान में रखना है, यहाँ पे बहुत आसानी से इजी लैंग्वेज मैंने यूज किया, इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको मैं हिंदी में ना बोलूं, क्योंकि जहां पे जरूरत होगा मैं बताऊंगा, पर कोशिश करना आपको यह है कि आपको आंसर इंग्लिश में लिखना है, इसीलिए वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वर्ड स्टॉक होनी चाहिए। डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनको करंट जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसमें पे वो उनसे डिससेटिस्फाइड थे, और उन्होंने इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। एंड सीकिंग अ सोल्यूशन टू ह्यूमन सफरिंग, he attained enlightenment and began preaching a new path that later became known as Buddhism। तो उन्होंने एक नए enlightenment, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, और वो नए चीजों को, मतलब चीजों को जो एक्चुअल रियल ट्रूथ है उसको सिखाने में लग गए, और ये चीजें बाद में जाके बुद्धिज्म का रूप लेता है, ये जो चीज है। His teachings were practical, ethical and centered on the improvement of human life। चीजें उनकी प्रैक्टिकल थी, जो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके वो टीचिंग करते थे, एथिकल थी, मतलब सही थी, ठीक है, और सेंटर्ड ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और बेसिकली मेन चीज क्या थी, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने से इंप्रूव होगा। द कोर ऑफ बुद्धास टीचिंग इज कंटेन्ड इन द 4 नोबल ट्रूथ्स। जो मेन चीज है बुद्धा की टीचिंग का, वो 4 नोबल ट्रूथ पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय सफरिंग, डिससैटिस्फैक्शन एंड इम्परमानेंस। लाइफ में सफरिंग होगी, डिससैटिस्फैक्शन होगा, कभी भी परमानेंसी नहीं रहेगी, मतलब कुछ ना कुछ मांगने की चाह, इच्छा, अभिलाषा कभी खत्म नहीं होगी। ह्यूमन बींग्स एक्सपीरियंस सफरिंग इन वेरियस फॉर्म्स। ह्यूमन बींग्स को सफरिंग होती है, मतलब दुख होता है, या फिर बहुत सारे तरीके से उनको ये चीज होता है, जैसे बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स। अनफुलफिल्ड डिजायर्स भी है। द बुद्धा एक्सप्लेन्ड दैट, बुद्धा ने बताया कि एक्सप्लेन द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज क्रेविंग और डिजायर which binds individual to the cycle of birth and rebirth. He further taught that suffering can be ended by eliminating craving. The path leading to cessation of suffering is known as Eightfold Path. The Eightfold Path consists of right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. This principle guided individuals toward ethical conduct, mental discipline and wisdom. अब कहते हैं कि डिजायर से अगर आपको अलग होना है तो एट फोल्ड पाथ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो एट फोल्ड पाथ क्या है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट एक्ट भी कह सकते हैं हम लोग, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस। ठीक है, ये सब चीजों को आप फॉलो करें तो ही आपका मेंटल डिसिप्लिन और विजडम बना रहेगा। द पाथ एनकरेजेस सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी, कंपैशन एंड कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस्ड माइंड। ये जो पाथ है अगर आप लेते हैं तो इसमें आप सेल्फ कंट्रोल आपको मिलेगा, ऑनेस्टी, कंपैशन और कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस माइंड। आपका जो माइंड रहेगा बैलेंस्ड रहेगा, डिजायर के पीछे नहीं भागेगा। द बुद्धा रिजेक्टेड बोथ एक्सट्रीम लग्जरी, एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म एंड एडवोकेटेड द मिडिल पाथ। ठीक है, मतलब बुद्धा जो थे वो लग्जरी नहीं पसंद करते थे और एस्थेटिसिज्म भी नहीं, मतलब एस्थेटिसिज्म जो है उसको भी ज्यादा एडवोकेट नहीं करते थे। अब एस्थेटिसिज्म का मतलब क्या है कि जैसे जो सन्यास कहते हैं, कह सकते हैं हम लोग, सन्यास भी कह सकते हैं, या फिर गरीबी, पोरनेस। ठीक है, इस चीज के बारे में भी कहा गया है। ठीक है, तो इसको भी नहीं कि आप ज्यादातर लग्जरी भी माने या फिर एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म भी का फॉलो करें, ऐसा नहीं, आपको मिडिल पाथ में रहना है। He believed that neither self-indulgence nor severe self-denial could lead to spiritual progress। तो दोनों में से कोई भी आपको spiritual progress के नहीं लेके जाएगा। Instead, a balanced and moderate way of life was necessary for attaining enlightenment। तो एक आपका balanced life होना चाहिए enlightenment के लिए। Another important aspect of Buddhist teaching is the doctrine of karma। कर्मा के बारे में उन्होंने फोकस किया था। According to Buddha, every action has consequences. Good actions lead to favorable results while harmful actions produce suffering। तो
बोला कि कर्मा, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा के ऊपर डिपेंड करते थे कि आपका कर्म जैसा होगा वैसे ही आपकी रिजल्ट आपको होगा। अगर आपका काम कर्म अच्छे हैं आपके रिजल्ट भी अच्छे हैं, कर्म बुरा है तो रिजल्ट बुरा है। कर्मा इन्फ्लुएंसेस द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग देयर ओन फ्यूचर थ्रू देयर कंडक्ट। तो बोला कि कर्मा जो है इन्फ्लुएंस करता है कि रीबर्थ का, जैसे आप लोग अभी जिस जन्म में, मतलब कहना है उनका ये था कि अगर आप मतलब आप कुछ इस जन्म में गलती करते तो अगले जन्म में उसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। तो हम तो जानते हैं कि इस जन्म का प्रायश्चित आपको इस जन्म में ही करके जाना पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण से रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स ही रिस्पॉन्स होते हैं अपने आप का फ्यूचर जो है, ठीक है, और अपने आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है उनका फ्यूचर कैसा होगा, कि अगर आपने गलत काम किया तो गलत फ्यूचर है, अगर अच्छा काम करो सही है। लिबरेशन फ्रॉम दिस साइकिल कैन बी अचीव थ्रू विजडम एंड एथिकल लिविंग। तो इस और कहा जाता है कि लिबरेशन क्या है कि फ्रॉम दिस साइकिल कैन बी अचीव थ्रू विजडम एंड एथिकल लिविंग। अगर आपका मतलब अच्छे मेंटलिटी आपकी अच्छी है, एथिक्स आपकी अच्छी है, तो आपकी जिंदगी भी सुधर सकती है या फिर अच्छी बीत सकती है। The Buddha also emphasized non-violence, compassion, truthfulness, and respect for all living beings. He opposed animal sacrifice, elaborate rituals, and the authority of the priesthood in matters of salvation. According to him, liberation could be attained through personal effort rather than through rituals or divine intervention. तो आप अपने में भगवान को ढूंढिए, कहीं और नहीं, कहना इनका ही है। He encouraged individuals to examine his teachings rationally and to follow them through experience rather than blind faith. ठीक है, अंधविश्वास नहीं करिए, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप मतलब एक्चुअल लाइफ में एक्सपीरियंस करके उन्होंने भी मतलब एक्सपीरियंस किया था, तो वो एक्सपीरियंस करके एक्चुअल चीजें क्या है उस पर डिपेंड करके फोकस करके आप अपनी लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ाइए, बेसिकली कहते ये है। The ultimate goal of Buddhist practice is nirvana, a state of in which desire, ignorance and suffering are completely eliminated. तो एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, निर्वाण। निर्वाण मतलब होता है एक ऐसा स्टेट और ऐसा पोजीशन जहां से डिजायर, इग्नोरेंस, सफरिंग को हमेशा के लिए पूरी तरह से अपने लाइफ से हटा देना। निर्वाणा रिप्रेजेंट्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ एंड द अटेनमेंट ऑफ लास्टिंग पीस एंड एनलाइटमेंट। रिबर्थ, बर्थ, इन सबको भूल के ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति या फिर ध्यान लगाकर मोक्ष की प्राप्ति करना। Through these teachings, Buddhism offered a simple and ethical path that attracted followers from different sections of society and became one of the major religious traditions of Asia. तो आप इसमें थोड़ा बहुत ये भी कर सकते हैं कि अशोका ने बुद्धिज्म कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म को अपनाया था, स्प्रेड किया था श्रीलंका तक, ये चीजें भी लिख सकते हैं। पर इसके लिए थोड़ा सा आपको प्लेलिस्ट मेरे जाके चेक करना होगा, वहां पे बुद्धिज्म, जैनिज्म, इसके बारे में अलग अलग लेक्चर दिए गए, तो वहां से पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, मिला के आप आंसर लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आप नंबर ला सकते हैं, कह देता हूँ। तो बुद्धिज्म क्या ऑफर करता है थ्रू दिस टीचिंग्स, तो इन टीचिंग्स के जरिए बुद्धिज्म ऑफर करता है आपको एक सिंपल लाइफ, एथिकल पाथ, मतलब एथिक्स से भरा हुआ, ठीक है, आपके अंदर में एथिक्स का मोरल कंडक्ट जो होता है उसके हिसाब से, ठीक है, दैट अट्रैक्टेड फॉलोअर्स। तो बुद्धिज्म ऑफर करता है कि सिंपल लाइफ व्यतीत करें, ठीक है, अच्छे से रहें, कर्मा जो होता है उस चीज पे डिपेंड करता है उनकी जो स्टडी टीचिंग्स है वगैरह। तो इसके कारण से बहुत सारे फॉलोअर्स अट्रैक्टेड हुए अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग सोसाइटी से। तो इनका कहना है कि हर एक भक्त जो है वो बराबर है हमारे सामने, कोई ऊंच नीच का फर्क नहीं। तो इसके कारण से क्या हो कि बहुत पहले जो लोग थे, बहुत लोग थे जिनको है ना जो सोसाइटी में कम ऑक्यूपेशन के वाइज उनको दर्जा नहीं दिया जाता कि वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, कई टेम्पल्स में नहीं जा सकते थे, एंट्री बैन थी। तो उन्होंने फिर बुद्धिज्म को, उन लोगों ने, ऐसे लोगों ने, बुद्धिज्म हर किसी के लिए सेम है, तो उन लोगों के लिए बुद्धिज्म मतलब जो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल चीजें के ऊपर में डिपेंड करता है। तो वो लोग क्या किए उसके बाद वो बुद्धिज्म को अपनाने लगे, बुद्धिज्म पे जाने लगे, और बुद्धिज्म को अच्छे से बहुत सारे राजा महाराजा ने भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, है ना। तो कहा यह जाता है कि एक वन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ एशिया भी उस समय पे, मतलब एशिया का एक बहुत ही मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस था उस समय पे, वहां पर रिलीजन बन के खड़ा हुआ बुद्धिज्म जो था। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल में नए हैं तो, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि फ्री ऑफ लेक्चर्स है, मैं और लाता रहूंगा आपके। प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन के ऊपर आपको डिस्कशन चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।